और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बताएंगे आपको आगे क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले बात योगी बनाम अखिलेश की। आज योगी आदित्यनाथ की बारी थी। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े हुए और विधानसभा में खड़े होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर चुन चुन कर वार किए। योगी आदित्यनाथ ने 1.5 घंटे के भाषण के दौरान सदन में अपनी चुटीली बोली से सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। अखिलेश की बोलती बंद हो गई योगी के जवाब के बाद। देखिए जरा, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की बारी थी। योगी खड़े हुए और सामने अखिलेश बैठे थे। योगी ने कहा, विपक्ष हमेशा बहाने बनाता है, हर समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं। विपक्ष राष्ट्रवाद का मजाक बनाता है। मैं कहता हूं, चूहा बनने के बजाय राष्ट्रवादी बनो। चूहा जिस घर का खाता है उसी की नींव खोदता है। सामने अखिलेश बैठे थे। आप चुनाव पर सवाल उठाते हैं, जनता का अपमान करते हैं। आप जीते तो अच्छा, बीजेपी जीते तो ईवीएम में गड़बड़ी। ममता प्रचार में आई थी लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। बंगाल में चुनाव से पहले और अब क्या हालात हैं जरा पता कीजिएगा। यूपी में चुनाव के पहले और बाद में कोई हिंसा नहीं हुई। यूपी में हमने महिलाओं का सम्मान दिया और माहौल दिया। हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर सख्त कार्रवाई की। सपा शासन में थाने और तहसील गिरवी रख दिए जाते थे। ये सब अखिलेश के सामने योगी बोल रहे थे। हम मेट्रो चलाते हैं लेकिन ढिंडोरा नहीं पीटते। आज उत्तर प्रदेश देश का दंगा मुक्त प्रदेश है। बस्ती को लूटने वाले सुधारों की बात नहीं करते। अब जरा सुनिए अखिलेश ने क्या कहा, उस पर योगी के जरा तीखे वार सुनिए। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और मुझे उनके भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। हम जीते तो अच्छा है और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। ये कब तक आप करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का नादर है। मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। हम ढिंडोरा पीट पीट करके ये नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी और क्या स्थिति थी बंगाल में। विधानसभा चुनाव के बाद जो टोटल इंसिडेंट हुए थे वहां पर, पोस्ट पोल वायलेंस 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। तो अकेले योगी आदित्यनाथ नहीं थे जो अखिलेश यादव पर हमला कर रहे थे। पीछे देखिए जरा, शिवपाल यादव भी खड़े हुए, यानी चाचा भी आज भतीजे पर जरा हमलावर थे। देखिए जरा क्या कहा शिवपाल यादव ने आज विधानसभा के अंदर। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में
ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो जब किसी पार्टी का अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के विधायक के निशाने पर हो, यानी भतीजा चाचा के निशाने पर, और वो विधायक पार्टी के अध्यक्ष को इशारों ही इशारों में साफ साफ कह रहा हो कि आपकी हार इसलिए हुई क्योंकि आप घमंड में चूर थे, चुनाव से पहले ही खुद को आप मुख्यमंत्री मान बैठे थे। दरअसल यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान शिवपाल यादव बोल रहे थे। शिवपाल वैसे तो प्रसपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन विधायक वो समाजवादी पार्टी के हैं। जसवंत नगर से सपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। उन्होंने विधानसभा में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जैसे ही अखिलेश पर हमले का मौका मिला, साफ साफ कह दिया कि अगर अखिलेश मेरी सलाह मान लेते तो आज वो सत्ता में होते। सुनिए जरा क्या कहा शिवपाल यादव। अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहां बैठते। इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहां बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। अगर हम यूपी की सियासत पर गौर करें तो चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल में समझौता हुआ था। तब शिवपाल ने अखिलेश से अपनी पार्टी के लिए 100 सीटें मांगी थी, लेकिन अखिलेश ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया। केवल शिवपाल को अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया था। शिवपाल आज उसी का जिक्र कर रहे थे। अगर गौर से देखें तो यह विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश और शिवपाल की बढ़ती दूरियों का नतीजा है, क्योंकि अखिलेश यादव से शिवपाल को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। शिवपाल को लगा था कि अखिलेश उन्हें खास तवज्जो देंगे, पार्टी में उनका कद बड़ा होगा, लेकिन अखिलेश ने चुनाव के बाद शिवपाल का कद और छोटा कर दिया। अखिलेश ने विधायक दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया, जबकि शिवपाल सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। चुनाव में शिवपाल ने सपा का खूब प्रचार भी किया था, और इतना ही नहीं, अखिलेश ने शिवपाल को पार्टी से निकालने के संकेत भी दिए थे, क्योंकि शिवपाल ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और इसी के बाद शिवपाल और अखिलेश की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं और योगी आदित्यनाथ पिक्चर में आ रहे हैं, क्योंकि शिवपाल ने योगी आदित्यनाथ की फिर से तारीफ की है, और वो भी सदन के भीतर। विपक्ष के विधायकों के तौर पर ऐसी तारीफ शायद ही किसी मुख्यमंत्री की देखने को मिलती हो। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जिक्र करते करते शिवपाल ने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदार और मेहनती हैं। योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं और योगी भी हैं। वो प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अकेले बुलंदी को नहीं छू सकते। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उनका रास्ता अच्छा है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संत हैं, कल हमने भी दिया था सर, आज भी दिया और संत के साथ साथ योगी भी हैं। और योग का मतलब है सबको जोड़ना। कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं और मेहनत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। हालत यह हो गई है अब चाचा भतीजे में कि चाचा अखिलेश यादव के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। देखिए जरा क्या कहा है शिवपाल ने, ये आपको बताते हैं। ये देखिए जरा, साइकिल पर बैठने की बात तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी बैठने को तैयार नहीं साथ में। शिवपाल सिंह यादव ने सपा से दूरी बना ली है दरअसल, और सपा के साथ बैठना नहीं चाहते हैं शिवपाल यादव। विधानसभा के अंदर, विधानसभा में अलग सीट की अर्जी लगाई है कि सपा विधायकों से दूर बैठूंगा,
विधानसभा अध्यक्ष को शिवपाल ने बाकायदा चिट्ठी भेजी है। अभी सपा विधायकों के साथ फिलहाल शिवपाल यादव बैठते हैं क्योंकि सपा के टिकट पर ही चुनाव जीते हैं वो। फिलहाल प्रसपा के अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव और चुनाव से पहले अखिलेश से समझौता हो गया था तो सपा से उन्होंने चुनाव लड़ा, सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था शिवपाल यादव ने। लेकिन विधायकों की बैठक में अखिलेश ने उन्हें बुलावा नहीं भेजा, इससे भी वो नाराज हैं, जिसके बाद से नाराज चल रहे हैं दरअसल चाचा शिवपाल। तो ये है बड़ी वजह। लेकिन आइए एक और तस्वीर आज सामने आई विधान परिषद से, जब योगी के मंत्री फूट फूट कर रो पड़े। ये देख रहे हैं आप, योगी के मंत्री निषाद को आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए। रोए क्यों ये, उसके बाद वजह बताएंगे, देखिए जरा। ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कहीं जगह नहीं था। यहाँ कैसे जिंदा है मैं जानता हूँ, मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ तो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ तो जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर। धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा चाप। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा चाप। मेरी ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कहीं जगह नहीं था। यहाँ कैसे जिंदा है मैं जानता हूँ, मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ तो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ तो जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दिन दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूं इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए। तो योगी के मंत्री को आप रोते हुए देख रहे थे, आइए अब आपको बताता हूं रोने के पीछे वजह भी अखिलेश यादव है। क्यों, देखिए जरा। आप सुन रहे थे संजय निषाद को। मामला यह है कि कसरवल गोलीकांड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। आखिर 7 जून 2015 को कसरवल गोलीकांड हुआ था, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। गोरखपुर के कसरवल में पुलिस फायरिंग हुई थी। दरअसल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। तब निषाद पार्टी कसरवल में आंदोलन कर रही थी। उस दौरान आंदोलन की अगुवाई खुद संजय निषाद कर रहे थे, जिनको रोते हुए सुना आपने। आंदोलन निषादों के लिए 5% आरक्षण को लेकर था और उसी वाकये को याद कर आज निषाद भावुक हो गए और वो रो पड़े। कहा तब राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी, उनका कहना था मेरे भाई की हत्या कर दी गई और मुझे जेल में डाल दिया गया। इन्हीं के ऊपर 302 लगा दी गई। घटना की मुकम्मल जांच हो और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली एक और बड़ी खबर है कुत्ता प्रेम। जी हां, कुत्ता प्रेम में कैसे एक आईएएस दंपत्ति नप गए। तस्वीरें दिखाऊं जरा। पहली तस्वीर यह है, आईएएस दंपत्ति, पति पत्नी दोनों आईएएस हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कुत्ते से इतना प्यार था कि कुत्ता टहलाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली करवा दिया। जो एथलीट्स थे उन्हें भी बाहर कर दिया। वो स्टेडियम में दिखाता हूं, दिखाइए जरा। यह है वो स्टेडियम, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अपना कुत्ता टहलाने के लिए सारे एथलीट्स को बाहर कर दिया और कहा मैं तो कुत्ता टहलाऊंगा, लेकिन यह बहुत भारी पड़ गया और ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर ऑर्डर जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। यह है ट्रांसफर ऑर्डर, आप देख रहे हैं, जिसमें पति पत्नी दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया है। दोनों को फिलहाल बहुत दूर, लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर भेज दिया गया है। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं पूरी घटना और हुआ क्या। देखिए जरा, ये आपके सामने आ गया है। त्यागराज स्टेडियम कुछ ऐसा बना हुआ है जिसमें बाकायदा एथलीट जाकर प्रैक्टिस करते हैं रनिंग की। लेकिन आईएएस साहब को तो अपना कुत्ता टहलाना था, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी वहां एथलीट्स थे उनको वहां से हटा दिया। दक्षिणी दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम है, साउथ दिल्ली में। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस दौरान इसका निर्माण किया गया था। साथ ही साथ दावा यह है कि पहले खिलाड़ी रात 8 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, 8 बजे तक यहां दौड़ते थे। कुत्ता टहल सके इसलिए स्टेडियम खाली करने का आरोप आईएएस पर लगा। रात 7 बजे स्टेडियम के गार्ड्स खिलाड़ियों को वहां से हटा देते थे कि आईएएस अपने कुत्ते को टहलाने ला रहे हैं और स्टेडियम खाली कीजिए। सभी खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर कर दिया जाता था। खिलाड़ियों को हटाकर आईएएस दंपत्ति कुत्ते के साथ पूरे त्यागराज स्टेडियम में कदम ताल करते थे। खिलाड़ियों को अफसर के खिलाफ शिकायत बाकायदा करनी पड़ी। शिकायत के बाद प्रैक्टिस का समय
रात 10 बजे तक अब बढ़ा दिया गया। गृह मंत्रालय ने खिलाड़ियों की शिकायत पर फौरन संज्ञान लिया और आईएएस दंपत्ति का तत्काल तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर हो गया। आईएएस संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर हो गया है और यह गाज पत्नी पर भी गिर गई। आईएएस पत्नी रिंकू डुग्गा का अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया है। आइए जरा अब आपको मैप के जरिए मैं दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली में जो घटना हुई, पति पत्नी कितनी दूर पहुंच गए। मैप के जरिए देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं लद्दाख में आईएएस पति और अरुणाचल प्रदेश में आईएएस पत्नी 3465 किलोमीटर दूर एक दूसरे से दोनों को भेज दिया गया है। जो हरकत की है आईएएस ने केवल अपने रसूख के चलते, उसके बाद उन्हें यह सजा मिली है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि इस त्यागराज स्टेडियम में जो एथलीट दौड़ने के लिए आते थे वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। एक्चुअली जो ट्रैक है ना, ये एक्चुअली बच्चों की रनिंग के लिए है, डॉग के लिए तो नहीं है। स्पेशली ये चीज उनको ये चीज समझनी चाहिए थी। वो हमसे इतने ज्यादा एजुकेटेड आदमी है, हमसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है, उनको ये चीज होनी चाहिए कि वो अपना डॉग इधर ना घुमाए। और ये सब अच्छी बात भी नहीं है। दूसरा बंदा भी क्या सीखेगा या बच्चे क्या बोलेंगे उनके बारे में, तो ये चीज गलत है सर। वो यहाँ पे अपना डॉगी मतलब खुला करके से घुमाते थे और वो भागता रहता था। अच्छा। हाँ जी, और हम मतलब जा नहीं पाते थे इधर से, हमें डर लगा रहता था कि वो काट ना दे, कि वो पहले घुमाते थे तो हम रनिंग नहीं कर पाते थे, फिर हमें अंदर करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट ने ट्रैक बनाया है सिर्फ और सिर्फ एथलीट के लिए, रनर के लिए, जॉगर्स के लिए, डॉग्स के लिए नहीं बनाया है। अगर कोई एक अफसर आईएएस अफसर या कोई बड़ी पोस्ट वाला उसका मिसयूज करता है तो वो बहुत ही गलत है। हम जब पानी भरने जाते थे, वो वापस आते थे, वो भौंकता था हमें देख के, तो हम ऐसे की जगह ऊपर से आते थे। फिर हम देख रहे थे 1-2 महीने से आने रहा, तो हम बातें करते थे कि अब ठीक है यार, अब डर नहीं लगेगा कि पानी भरने जाएंगे वो भौंकेगा कहीं आ जाए। गलत है, कुत्ते खाने जगह तो है नहीं है। आपको घुमाना ही तो अगर आप जा रहे हो तो पार्क में ले जाओ, रोड पे ले जाओ, वहाँ घुमा सकते हो आप। जरूरी नहीं कि यहाँ घुमा सकते हैं। हम तो सर यहाँ किराए पे रहते हैं, रेंट पे कोटला में, अपना खुद ही बनाना खाना होता है। तो आपने सुन लिया एथलीट्स क्या कह रहे हैं, लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं आईएएस की सफाई क्या है, वो क्या कह रहे हैं अपनी सफाई में, जरा उन्हें भी सुनिए। जोर का झटका लगा उन्हें। ये आप देख रहे हैं स्टेडियम की कुछ यही स्थिति होती थी, कुत्ता इसी तरह से आईएएस साहब टहलाते थे। आईएएस खिरवार ने आरोपों को निराधार बताया है। वो कह रहे हैं मेरी वजह से प्रैक्टिस कभी नहीं रुकी, कभी कभी कुत्ते के साथ में ट्रैक पर चला जाता था, जब खिलाड़ी नहीं होते थे तब जाता था। उनका कहना है किसी खिलाड़ी को बाहर जाने को नहीं कहा मैंने कभी, कुत्ता तभी टहलता था जब वहां कोई नहीं होता था, उनका कहना है। संजीव खिरवार 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर, 1994 बैच के, दिल्ली में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू के पद पर तैनात थे, बहुत बड़ा पद और ओहदा। करियर की शुरुआत आपको बताऊं चंडीगढ़ एसडीएम के तौर पर हुई थी संजीव साहब की। पश्चिमी दिल्ली के उपायुक्त भी रह चुके हैं वो, गोवा के रेवेन्यू और वित्त आयुक्त भी रहे हैं, अरुणाचल और अंडमान निकोबार में सेक्रेटरी रहे हैं, 2009-14 तक महिला बाल विकास मंत्री के निजी सचिव भी रहे हैं उस दौरान। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं कि सियासतदान क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें। जो आईएएस बनने के बाद अपने आप को जमींदार समझने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हम ही पूरे देश के और राज्य के मालिक हैं। अब बेचारे बच्चे जो खेलते थे स्टेडियम में, उनको रोककर वो कुत्ते के साथ टहलने के लिए जाएंगे, इसलिए स्पोर्ट्स की गतिविधि को रोक दिया गया। और फिर जो रिपोर्ट आई वहां से, उस रिपोर्ट के अंदर इस बात को सही पाया गया, तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि एक मैसेज आए। प्रैक्टिस से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए कि साहब दोनों आईएएस लौट के आए, मियां बीवी वॉक करें, कुत्ते को साथ ले जाएं, और उसके बाद को असुविधा ना हो उनको, तो सारे खिलाड़ियों को घर भेज दो, रोक दो, बंद कर दो स्टेडियम। उनका स्थानांतरण किया गया है दिल्ली से। आईएएस अधिकारी जो समाज की सेवा करने की शपथ लेते हैं, उनके लिए वहां के कर्मचारी स्टेडियम को खाली करा देते हैं। तो ये तो नेताओं की बात हो गई, लेकिन आईएएस कुत्ता प्रेम में नप गए। आईएएस की सोशल मीडिया पर कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, जरा ये देखिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन मैसेजेस के साथ। सबसे पहले दूर मत जाइए जरा, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला क्या लिख रहे हैं।
उमर अब्दुल्ला, लद्दाख अरुणाचल को सजा के तौर पर क्यों देख रहे हैं? यह खूबसूरत जगह है, यहां लोग अतिथि का स्वागत करते हैं। इसके अलावा महुआ मोइत्रा लिख रही, क्या गृह मंत्रालय के लिए अरुणाचल प्रदेश कचरा फेंकने का मैदान है? इसके अलावा एक यूजर लिख रहे हैं, उमा सिंघल लिख रही हैं, अब कुत्ता कहां जाएगा, अरुणाचल या लद्दाख? मनोज लिख रहे हैं, आईएएस लॉबी सिस्टम में ऐसे कई अफसर हैं जिन्हें लगता है कि उनके पास विशेषाधिकार है। इसके साथ ही रविंद्र कुमार लिख रहे हैं, सोचा नहीं होगा कुत्ता घुमाना इतना भारी पड़ जाएगा। रोहित लिख रहे हैं, मैं यहां तू वहां, हमारा कुत्ता है कहां? तो यह सोशल मीडिया पर अब मजाक भी उड़ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है अजमेर शरीफ को लेकर। अजमेर शरीफ दरगाह है या फिर मंदिर? एक और दावा आज किया गया, इसका सच मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे सच क्या है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये अजमेर दरगाह की तस्वीरें। कहा जा रहा है कि ये मंदिर है और ये दावा किसने किया और किस आधार पर, अगली तस्वीर में दिखाता हूं। वॉल पर यह दावा किया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्वस्तिक जो बना है, कहा जा रहा है ये स्वस्तिक दरअसल अजमेर दरगाह के अंदर बना है और इस स्वस्तिक के आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह स्वस्तिक दरअसल दरगाह में बना है, इसलिए यह दरगाह नहीं बल्कि मंदिर है। तो अब हम यह साबित करेंगे ये स्वस्तिक है कहां। उससे पहले देखिए जरा विवाद क्या है। यह आप देख रहे हैं अजमेर दरगाह आपके सामने आ गई। अजमेर शरीफ में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अब राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर दरगाह है। दरअसल महाराणा प्रताप सेना ने इसके सर्वे की मांग की है कि इसका भी सर्वे करवाइए। दरगाह में हिंदू चिन्ह होने का हवाला दिया गया है। पुरातत्व विभाग से दरगाह के सर्वे की मांग की गई है कि इसका सर्वे हो। दरगाह में प्राचीन हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दीवारों और खिड़कियों में कहा जा रहा है स्वस्तिक के निशान है, स्वस्तिक चिन्ह बने। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है और कहा गया है सबूतों से साफ होगा कि यह जगह दरअसल पहले मंदिर ही थी। आइए मैं आपको दिखाता हूं, दिल्ली की संस्था ने भी ऐसा ही दावा किया था और आइए आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो लेटर, जो चिट्ठी अशोक गहलोत को लिखी गई है कि इसका सर्वे कराया जाए, यह है वो चिट्ठी। ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए हिंदू धर्म से संबंधित अनेक चिन्ह मिले और हम कानूनी तौर से कोर्ट में अर्जी भी देंगे। ये महाराणा प्रताप सेना ने कहा है। अब जरा सुनिए महाराणा प्रताप सेना के प्रमुख क्या कह रहे हैं और अजमेर दरगाह से जुड़े हुए लोग इस सफाई में क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों को। स्वस्तिक का चिन्ह बना है मजार की दीवारों पर, तो मैं तो कभी दरगाह गया नहीं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता कि यह चिन्ह वहीं पे है। और सभी को पता है यह चिन्ह जब ही बनता है जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ प्रारंभ होता है। मेरा मानना यह है कि वह मेरे हिसाब से वह शिव मंदिर है। सरकार से मैंने यह मांग की है कि हमारी अगर मांग, जो मांग पत्र है, वह बताए कि यह दरगाह है कि मंदिर है। यह जांच का विषय है। इसका काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही कर सकती है। इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, ना कोई आधार है, ना कोई देश है। इस तरीके से कोई भी खड़े होकर के कुछ भी बयान दे देगा कि यहाँ पर ये है वो है, उसको क्या मान लिया जाएगा? ये ख्वाजा साहब का दरबार है और एक ऐसी आग जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन बहुत से लोगों को जला रही है, तो उसके खिलाफ जो है वो हुकूमत को, प्रशासन को चाहिए कि वो जो लोगों के दिलों को तोड़ रहे हैं उसके खिलाफ वो खुद एक्शन ले। और आइए अब आपको दिखाता हूं कि जाली के दावे का सच क्या है। जिस जाली में आप स्वस्तिक बनी देख रहे हैं वो जाली कहां लगी है, किस जगह पर लगी है, किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि यह एक मंदिर था। देखिए जरा, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो निकल कर आई है, ये एक मस्जिद है जो इस अजमेर दरगाह के पास में है। अब देखिए जाली कहां है। दरगाह के जाली के फोटो दरअसल वायरल हुए टेलीविजन पर। जाली में ही स्वस्तिक के चिन्ह दिख रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। जाली अजमेर शरीफ के होने का दावा किया जा रहा है कि यह अजमेर शरीफ की है। इन्हीं चिन्हों के आधार पर इसे मंदिर बताया गया है और कहा जा रहा है कि दरगाह में ऐसी जाली नहीं है। दरगाह का कहना है जिस पर स्वस्तिक के चिन्ह के निशानों, ऐसी कोई जाली दरगाह के अंदर नहीं है। तस्वीर में जो पत्थर दिखे वो दरगाह में नहीं है। दरअसल अब मैं आपको सच बता रहा हूं, दरगाह के पास मस्जिद की तस्वीरें बताई जा रही। दरगाह के पास ये एक मस्जिद है, ख्वाजा चिश्ती दरगाह के पास ही मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद का नाम मैं आपको बताऊं, नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा।
मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। यह मस्जिद पहले संस्कृत विद्यालय मंदिर हुआ करती थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़ दिया था और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद यहां बना दी थी। क्यों बनाई थी? मस्जिद बनाने में दरअसल 60 घंटे यानी 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसलिए ही इसका नाम यह रखा गया है 2.5 दिन का झोपड़ा। मस्जिद में 2.5 दिन का उर्स भी होता है, आपको बताऊं, इसलिए भी 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम है। मस्जिद में 25 फीट ऊंचे 70 खंबे मौजूद हैं इसके अंदर, और खंबों में खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। ये खंबे पुराने मंदिर के बताए जाते हैं और देखने में मस्जिद से ज्यादा ये मंदिर लगता है। शिलालेख में संस्कृत विद्यालय का भी जिक्र है इसमें। आइए अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इस मस्जिद के अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो तस्वीर वायरल हो रही, फुल स्क्रीन जरा इसको लीजिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, शुरू में जो वायरल तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वो वायरल तस्वीर हूबहू इसी से मिलती जुलती है, जो ये बताती है कि ये जो स्वस्तिक का चिन्ह है, ये अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर नहीं, बल्कि ये उसके नजदीक जो मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, उसमें लगा हुआ है, ये स्वस्तिक बना है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि इस पूरे विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सतीश पुनिया क्या कह रहे हैं और बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुराने जो हिंदू आस्था के प्रतीक थे, कहीं न कहीं मुगलों के उस समय की आक्रमण की चपेट में आए थे और वो भविष्य के गर्भ में चले गए थे। अब उत्खनन हुआ है, वो चीजें सामने आने लगी, इतिहास के जरिए भी और साक्ष्यों के जरिए भी। जो तस्वीर दिखाई गई कि एक स्वास्तिक का निशान है, दरगाह में स्वास्तिक की खिड़कियों में कहीं निशान है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के निशान पौराणिक चीजों में या इस तरीके की चीजें कहीं आपको सुनने में आया या देखने में आया कभी? नहीं, लेकिन इसकी सत्यता की जांच जरूर होनी चाहिए। क्यों अभी किसी उस पे आ जाने से, व्हाट्सएप पे आ जाने से उस पर कोई टिप्पणी करना शायद जल्दबाजी होगी। कहीं ना कहीं इसकी जांच होकर के और तथ्य सामने आने चाहिए। कौन करे? जांच एएसआई करे। और आइए अब मैं आपको दरगाह का जरा इतिहास बताता हूं, जो इस दरगाह में कौन लोग जाते रहे हैं और इसका सच देखिए, सच से कितना राब्ता है। ये आप देख रहे हैं दरगाह की तस्वीरें। जयपुर से 145 किलोमीटर दूर है अजमेर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है दरअसल ये दरगाह, और पिछले 800 सालों से ये आस्था का केंद्र है। 800 साल पुरानी है। देश विदेश की तमाम हस्तियां यहां जियारत करने आती हैं और सभी धर्मों के लोग यहां आते हैं। आस्था है कि मजार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अवशेष हैं, यह भी इसमें शुमार है। चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं। मैं आपको बताऊं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है वो ईरान में हुआ था और सूफीवाद शिक्षा के लिए उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और भारत में अजमेर में आकर वो रहने लगे। उसके बाद दरगाह में प्रवेश के लिए आपको बताऊं 8 दरवाजे हैं इस दरगाह में प्रवेश के, लेकिन सिर्फ 3 दरवाजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक निजाम दरवाजा भी दरगाह में मौजूद है, जिसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था। बादशाह अकबर पैदल दरगाह तक गए थे। अकबर ने दरगाह पर बेटे की दरअसल दुआ मांगी थी और दुआ पूरी हुई तो 437 किलोमीटर पैदल चलकर वो इस दरगाह में आए थे। यहां अकबरी मस्जिद, शाहनी मस्जिद भी है, और जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने उस दौर में बनवाया था। दरगाह में कई मुगल शासकों की आस्था रही है लंबे वक्त से, लेकिन इस मस्जिद और मंदिर के विवाद के बीच ये मामला अदालतों में है, कोर्ट में चल रहा है, सर्वे के आदेश दिए गए, लेकिन इस बीच एंट्री हो गई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, पीएफआई की एंट्री हो गई है। पीएफआई अब लोगों को भड़का रहा है यहां से। आइए मैं आपको बताता हूं पीएफआई क्या कह रहा है। पीएफआई का कहना है जो ज्ञानव्यापी मसला है, जो मथुरा का मामला है या कहीं और का मामला जो अदालतों में चल रहा है, इसके खिलाफ पीएफआई लोगों को कैसे भड़का रहा है, देखिए जरा, और सुनाएंगे भी उसके बाद पीएफआई का कहना क्या है। मंदिर मस्जिद विवाद में पीएफआई कूद गया है, इसे मूव करेंगे जल्दी से। देश भर के मुसलमानों से को भड़काने की अपील की जा रही है। मुसलमानों से कहा जा रहा है एकजुट हो जाओ, एकजुट होने की अपील, मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई के विरोध शुरू किए जाएं, यह कहा जा रहा है। 23 और 24 मई को पीएफआई ने एक बड़ी बैठक की है। मस्जिदों पर अपील को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। ज्ञानव्यापी ईदगाह याचिकाओं को गलत बताया गया है। इसमें ज्ञानव्यापी में वजूखाने पर रोक का विरोध किया गया है। पीएफआई विवादित इस्लामिक संगठन है। आपको बता दूं, लखनऊ हिंसा
हाथरस कांड से भी पीएफआई के तार जुड़ रहे हैं। 2019 में आपको याद होगा लखनऊ को बड़ी हिंसा की कोशिश लखनऊ में की गई थी और हाथरस रेप कांड में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, कैसे दंगे भड़काए जाएं। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से भी पीएफआई का नाम जुड़ता रहा है। आईएसआई तक पीएफआई के तार जुड़ चुके हैं। पीएफआई की जड़ें देश के 24 राज्यों तक फैल चुकी है। 2012 से पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही है। अब जरा एक बार सुनिए क्या कहना है पीएफआई का और क्या कह रहे हैं आलोक कुमार। Many issues are being created. These issues are not there, but they are created. The hijab, the halal, and everything. So now the masjid issues are being created, Kashi, Mathura, and these issues were actually all settled with the Places of Worship Act. But now we are saying desperately the BJP, RSS are trying to create it because they want to create a similar situation like the Babri Masjid issue and polarize the country for many more years with these issues. That when there was the Babri Masjid campaign going on, they said that it's 3,000 masjids. After some time, they said it's 30,000 masjid. Now he is saying only in Karnataka there is 36,000 places. So actually this is what they want to create issues. मैं पीएफआई की जल्दबाजी नहीं समझ पा रहा हूँ। वाराणसी में उनके वकील कोर्ट को ये बता रहे हैं कि उनकी राय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कैसे होता है। कल उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई थी, आज भी चल रही है। और जब न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये मुकदमे बाधित हैं कि नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार की गैर जिम्मेवाराना बात करना ये कतई वाजिब नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूँ। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी हुई। लद्दाख हादसे में 7 जवान शहीद हो गए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं बस, इसी बस में सवार थे जवान। 26 जवान बताया जाता है जो इस बस में सवार थे। और बस की हालत देखिए जरा, ये बस खाई में गिरी है, गहरी खाई थी जिसमें बस गिरी है। देखिए जरा तस्वीरें, इसमें 7 जवान शहीद हो गए इस हादसे में। ये देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें देखिए जरा खाई की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, खाई कितनी गहरी है ये देखिए, अंदाजा लगाइए। यहां से बस निकल रही थी, ये जो पुल आपको दिखा रहा हूं मैं एरो के जरिए, फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं पुल मैं दिखा रहा हूं, इस पुल से गिरी है बस नीचे। अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो पुल आप देख रहे हैं इस पुल से बस नीचे गिरी। 60 फीट गहरी खाई थी जिसमें 26 जवान मौजूद थे और जिसमें से 7 जवानों की मौत हुई। जरा देखिए मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं किस जगह पर यह हादसा हुआ है। लद्दाख में यह घटना हुई है और लद्दाख के देखिए तुर्तक में यह हादसा हुआ है। कैसे हुआ यह हादसा ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये जवान सभी बस में सवार थे और लद्दाख के पास से गुजर रहे थे। उस दौरान ये कैसे हादसा हुआ ये देखिए, कुछ इसी तरह की ये खाई थी। लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में यह हादसा हुआ। मैप के जरिए जो मैंने आपको दिखाया, परतापुर से लेह जा रहा था ये पूरा काफिला जवानों का। थोइसे से करीब 25 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है और हादसा करीब सुबह 9 बजे हुआ बताया जा रहा है। अनियंत्रित होकर खाई में यह पूरा ट्रक जाकर गिर गया। ट्रक में 60 फीट नीचे, सोचिए ट्रक 60 फीट नीचे श्योक नदी में जा गिरा और सेना के ट्रक में 26 जवान उस वक्त सवार थे और हादसे के बाद इनका फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। किसी तरह इन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन 7 जवान मौके पर शहीद हो गए। घटना के बाद 19 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया, किसी तरह उन्हें उठाया गया वहां से और घायलों को चंडी मंदिर कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से जो घायल जवान हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल में एडमिट कराया गया है। चंडीगढ़ लाया गया इन सभी घायल जवानों को। पंचकुला कमांड अस्पताल में भी घायल जवान भर्ती हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो गाड़ी की तस्वीर, एम्बुलेंस की तस्वीर। कैसे जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद फौरन एम्बुलेंस के साथ जरा सुनाइए। देख रहे हैं एम्बुलेंस वहां से निकली है। हमारे सहयोगी उस वक्त वहां मौजूद थे जिनके कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है। एम्बुलेंस घायल जवानों को फौरन लेकर पहुंची। 19 जवान घायल बताए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, लद्दाख में वीर सेना के जवानों को खोने से आहत हूं, प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है।
इसके अलावा राजनाथ सिंह ने लिखा, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से बात की है, सेना घायल जवानों की हर संभव मदद कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, लद्दाख में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना अत्यंत दुखद है, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जवानों के साथ हुए दर्दनाक हादसे से दुखी हूं, घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आइए एक और तस्वीर आज सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले तस्वीरें दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देख रहे हैं, पीएम मोदी ने ये ड्रोन उड़ाया, ये तस्वीरें दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं ड्रोन का पूरा कंट्रोल सिस्टम और पीएम मोदी इस ड्रोन को उड़ा रहे थे। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन उड़ाया और उसके बाद बाकायदा ये कहा भी ड्रोन महोत्सव में कि कैसे जो अधिकारी हैं, जो रेड होती है उस पर भी इस ड्रोन के जरिए नजर रखी जा सकती है और भारत इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।